फ्रेंड्स, आज की कहानी है बदले की आग भाग 12। पिछले भाग में आपने पढ़ा, अरमान चाचा ने हरजीत से कहा, अब आगे की योजना क्या है, जरा सबको बताओ। पहले सबको एक साथ बुला लीजिए, फिर योजना समझाता हूँ। हरजीत बोला, ठीक है। और इतना कहकर अरमान चाचा ने सबको इकट्ठा कर लिया। अब हरजीत ने सबको योजना बतानी शुरू की। अब आगे सबसे पहले मिन्नी जी अब क्लब जाना शुरू करेंगी और शनाया आंटी सुनील से कहेंगी कि उनकी याददाश्त आना शुरू हो चुकी है, उसे कुछ कुछ याद आ रहा है। मिन्नी जी क्लब जाएंगी तो हरदयाल थापर भी क्लब आएंगे। क्लब में जो कुछ भी होगा वो हरदयाल जी सुनील को जरूर बताएंगे और हरदयाल जी की बातें चिंकी जी सुनेंगी। उनके टेलीफोन कॉल्स भी रिकॉर्ड किए जाएंगे और फिर देखते हैं क्या क्या और कौन कौन सी बातें सुनील के विषय में सामने आती हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। दक्ष बोला, मुझे दोबारा क्लब नहीं जाना, बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है। मिन्नी बोली, लेकिन दीदी, सुनील का पर्दाफाश करने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। दक्ष बोला, मुझे अच्छा नहीं लगता क्लब जाना, पहले तो मजबूरी थी लेकिन अब कोई मजबूरी भी नहीं है। मिन्नी बोली, बिटिया, किसी को अच्छा नहीं लगता हमारे घर की बेटियां क्लबों में जाएं, लेकिन अपने पिता पर लगा कलंक हटाना चाहती हो ना, माँ के हत्यारे को सजा दिलवाना चाहती हो ना, तो ये सब करना पड़ेगा। रामपाल जी बोले, मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि मेरी बेटी फिर से उस दलदल में फंसे। अमर बोला, लेकिन भाई साहब, इसके सिवा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। शनाया बानो बोली, शायद आप ठीक कहते हैं बहन जी, लेकिन मिन्नी का दोबारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। अमर बोला, लेकिन मैं रहूंगा ना वहां पर, मुझे उनकी भी फिक्र है। हरजीत बोला, मुझे आप पर भरोसा है हरजीत भैया। दक्ष बोला, और मैं भी तो रहूंगा वहां पर भैया के साथ में। अभिमन्यु बोला, अगर तुम दोनों कहते हो कि तुम दोनों मिन्नी की सुरक्षा करोगे तो मैं भी रजामंद हूँ। अमर बोला, चलो ठीक है, अब हम सब चलते हैं। चिंकी को देर हो रही है, अगर उसके पिताजी को कुछ भी पता चल गया तो आफत आ जाएगी। अरमान चाचा बोले, हाँ आप सही कहते हैं अरमान चाचा। दक्ष बोला, तो अब मैं चलती हूँ। चिंकी बोली, कैसे जाओगी बिटिया इतनी रात को? रामपाल जी ने पूछा। जी, मैं मोटर लाई हूँ, चली जाऊंगी। चिंकी बोली, डर रही हो तो मैं अपनी मोटर से छुड़वा दूं, साथ में सिमरन को भी भेज दूंगा। रामपाल जी बोले, जी नहीं अंकल, मैं चली जाऊंगी। चिंकी बोली, ठीक है बिटिया। रामपाल जी बोले, अब मैं चलती हूँ। और इतना कहकर चिंकी चली गई। मिन्नी और शनाया बानो भी अपनी मोटर से चले गए। इधर अरमान चाचा और अमर भी अपनी टैक्सी से चले गए। चिंकी घर पहुंची ही थी कि उसके पिता पहले से ही घर में हाजिर थे और चिंकी मोटर गैराज में लगाकर जैसे ही अंदर पहुंची, उन्होंने चिंकी से पूछा, कहाँ से आ रही हो इतनी रात गए? जी डैडी, सहेली के यहाँ गई थी, उसकी सालगिरह मनाने के लिए। चिंकी ने जवाब दिया। सच कह रही हो? हरदयाल ने पूछा। जी डैडी, मुझे आपसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? चिंकी बोली, ठीक है, लेकिन आइंदा इतनी देर ना हो, याद रखना। हरदयाल जी बोले, जी डैडी, याद रखूंगी। चिंकी बोली, मैं कब से खाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बता कर जाती तो खाना खा लेता। हरदयाल बोला, डैडी, मैं खाकर आई हूँ, आप खाना खा लीजिए। चिंकी बोली, अब भूख नहीं है, दूध ही पी लूंगा। हरदयाल बोला, लेकिन आप भूखे क्यों सोएंगे? चिंकी बोली, अब भूख नहीं है, मैं अपने कमरे में जाता हूँ और तुम भी जाकर सो जाओ। हरदयाल बोला, ठीक है डैडी। और चिंकी भी इतना कहकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। और उधर सुनील के अड्डे पर, बॉस, एक खबर लाया हूँ। जॉन ने सुनील से कहा, जल्दी बको। सुनील बोला, बॉस, मैंने इंस्पेक्टर दक्ष के घर से हरदयाल की बेटी को निकलते देखा है, कुछ तो चल रहा है वहां पर। जॉन बोला, क्या बकते हो? सुनील बोला, हाँ बॉस, और तो और वो आपकी शनाया बानो और मारिया भी उसके घर से लौट रही थी। जॉन बोला, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है, लेकिन क्या, उसका पता तो लगाना होगा। सुनील बोला, हाँ बॉस। जॉन बोला, 24 घंटे नजर रखो इंस्पेक्टर पर, एक एक बात की खबर ला कर दो मुझे। सुनील बोला, यस बॉस। जॉन बोला, मैं भी हरदयाल को टेलीफोन करके पूछता हूँ कि क्या माजरा है। इतना कहकर सुनील ने हरदयाल को टेलीफोन लगाया। हरदयाल के घर के टेलीफोन की घंटी बजी। हरदयाल ने टेलीफोन उठाकर कहा, हेलो, हरदयाल स्पीकिंग, मैं सुनील बोल रहा हूँ। सुनील बोला,
अच्छा अच्छा कहो, हरदयाल ने कहा। तुम्हारी बेटी इंस्पेक्टर के घर में क्या कर रही थी? सुनील ने पूछा। कहना क्या चाहते हो? हरदयाल ने पूछा। यही कि अभी कुछ देर पहले तेरी बेटी इंस्पेक्टर के घर से लौटी है। सुनील बोला। ये झूठ है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैंने उसे मना किया था। हरदयाल बोला। और तो स्नाया और मारिया भी वहां गए थे। हरदयाल, तू मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, मैंने तुझे समझाया भी था। अब तूने शेर के मुंह में अपना पंजा डाला है, उसकी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। सुनील बोला। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सुनील। हरदयाल बोला। झूठ बोलता है तू। सुनील बोला। मैं सच कहता हूँ। हरदयाल बोला। आप देख तेरा क्या अंजाम होगा। इतना कहकर सुनील ने टेलीफोन काट दिया। सुनील की बात सुनकर हरदयाल ने फौरन ही कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा। फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। डर के मारे उसे पसीना आने लगा। कुछ ही देर में उसके सीने में जोर का दर्द हुआ। वो छाती पकड़कर रह गया और कुछ ही देर में वो जमीन पर गिर पड़ा। सुबह हुई। जब नाश्ता करने हरदयाल टेबल पर नहीं पहुंचा तो चिंकी उसे बुलाने उसके कमरे में पहुंची। कमरे में पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। हरदयाल को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर उसने फौरन डॉक्टर को टेलीफोन किया और डॉक्टर ने जैसे ही हरदयाल का चेकअप किया तो पता चला कि हरदयाल कब का दुनिया छोड़कर जा चुका है। ये सुनकर चिंकी चीख उठी। अब वो अनाथ हो चुकी थी। उसने हरदयाल का हाथ पकड़ा तो देखा कि हाथ में कागज का टुकड़ा है। नौकरों और डॉक्टर की नजर बचाकर उसने वो टुकड़ा निकाला और पढ़ा। उसमें लिखा था, चिंकी बेटी, सुनील से बचकर रहना। अब चिंकी को सब समझ आ गया था कि रात को टेलीफोन की घंटी बजी थी। शायद सुनील का ही टेलीफोन होगा। उसने ही डैडी से कुछ कहा होगा, तभी डैडी की तबीयत बिगड़ी होगी। हरदयाल के अंतिम संस्कार के बाद चिंकी बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसे डर भी लगता था, इसलिए रामपाल जी उसे अपने घर बुला लाए और अब सुनील ने क्लब की बागडोर किसी और के हाथ में सौंप दी थी। इधर मारिया और स्नाया का राज जानने के लिए सुनील आतुर हो उठा। मारिया क्लब जाती तो वो भी भेष बदल कर वहां जाता, लेकिन मारिया की सुरक्षा के लिए हरजीत और अभिमन्यु भी वहां जाते हैं। और आखिर एक दिन सुनील को कुछ पता चला। बोस, स्नाया और मारिया इंस्पेक्टर दक्ष से मिली हुई है। आपने मुझे उनकी मुखबरी करने के लिए कहा था ना, और ये खबर बिल्कुल पक्की है। वो ड्राइवर हरजीत जो क्लब में आता रहता है, उसे भी मैंने मारिया से मिलते हुए देखा है। हो ना हो, कोई तो खिचड़ी जरूर पक रही है सबके बीच में। और मैंने एक दो बुड्ढों को भी मारिया से मिलते हुए कई बार देखा है। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वे बुढ़े मारिया के बहुत करीबी हैं। वो जब भी उन्हें विदा करती है तो हमेशा उनके गले लगती है। ये सब खबर सुनील को रंगा ने दी। ठीक है, तो उस पर कड़ी नजर रखो और दक्ष जहाँ रहता है वहां पर भी एक दो लोग और मुखबरी के लिए लगा दो। मुझे पल पल की खबर चाहिए। सुनील ने रंगा से कहा। यस बॉस, आपका काम हो जाएगा। रंगा बोला। और सुनो, आज रात हाईवे के रास्ते सोना आने वाला है, मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। उस जगह जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा आदमियों को भेज दो और याद रहे पुलिस को जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। सुनील ने रंगा से कहा। यस बॉस, मैं अभी सबको जाकर ये खबर देता हूँ। रंगा बोला। बस इंस्पेक्टर दक्ष से जरा सावधान रहना, अगर उसे इस माल की आने की खबर लग गई तो ये भी माल हमारे हाथ से निकल जाएगा। सुनील बोला। यस बॉस, आप टेंशन ना ले, आपका सारा काम हो जाएगा। रंगा बोला। टेंशन कैसे ना लूं, मारिया और इंस्पेक्टर दक्ष ने मेरा जीना हराम कर रखा है। सुनील बोला। बॉस, लगता है इंस्पेक्टर दक्ष की मौत नजदीक आ गई है, इसीलिए आपसे पंगा ले रहा है। रंगा बोला। मैंने कितनी बार उसकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो मेरे शिकंजे से निकल गया। सुनील बोला। लेकिन बॉस, अब की बार वो आपके पंजे से नहीं छूट पाएगा। लगता है उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, इसीलिए तो उसने आपसे पंगा लिया है। रंगा बोला। बस मुझे जिस दिन ये पता चल गया ना कि मारिया और दक्ष के बीच में क्या संबंध है, उस दिन मैं दोनों को ही गोली से उड़ा दूंगा। सुनील बोला। यस बॉस, मैं अब जाता हूँ, अगर कोई भी खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको फौरन आकर बताता हूँ। रंगा बोला। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ठीक है, जाओ। सुनील बोला और रंगा चला गया अपने मकसद को कामयाब करने के लिए। उस रात सीआईडी ऑफिसर हरजीत ने इंस्पेक्टर दक्ष को ये जानकारी दी कि शेख साहब की दरगाह वाली सड़क से
सुनील का माल आने वाला है और किसी भी हालत में वो दक्ष के हाथों से निकलने ना पाए। ये माल अगर पकड़ा गया तो हमारी जीत होगी और उसकी हार। तब वो बौखलाहट में कोई ऐसा कदम उठाएगा जो उसके लिए खतरनाक साबित हो। और इंस्पेक्टर दक्ष ने यही किया। वो अपने साथी हवलदारों के संग उस जगह पर पहुंचा और उसने सड़क पर नाकाबंदी करवा दी और अपने साथी हवलदारों से कहा, यहाँ से गुजरने वाले हर वाहन की तलाशी की जिम्मेदारी आप लोगों की है। कोई मोटर, कोई भी ट्रक छूटना नहीं चाहिए। मुझे पल पल की खबर दीजिए और आप लोगों को जिस पर भी शक हो फौरन एक्शन लीजिए। गोली भी चला सकते हैं लेकिन कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। सब हवलदारों ने दक्ष की बात पर गौर फरमाया और अपने अपने काम में तल्लीन हो गए। आधी रात होने को आई लेकिन कोई भी ऐसा ट्रक या मोटर ना गुजरी जिनकी तलाशी लेकर उन्हें कानून की गिरफ्त में लिया जाए। तभी वहां हरजीत अपनी टैक्सी से आ पहुंचा और दक्ष से बोला, दक्ष वो लोग माल इस पक्की सड़क से नहीं, इसी की बराबरी में थोड़ी दूर एक कच्ची सड़क गई है, वहां से माल आने वाला है। हमें गुमराह करने के लिए गलत सड़क का जिक्र किया गया है। मैं अभी क्लब से लौट रहा हूँ और ये खबर मुझे वहीं से मिली है। हमें अभी उस सड़क पर पहुंचना होगा, नहीं तो वो लोग हमारे हाथ से निकल जाएंगे। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा हरजीत भैया। दक्ष बोला, तो चलो अपने सभी साथियों से कहो कि उस सड़क पर चले। और ऐसा ही किया गया। सुबह के करीब 4 बजे माल का ट्रक उस पक्की सड़क से गुजरा और दक्ष ने अपने साथी हवलदारों के साथ सबको माल सहित धर दबोचा। जिन्होंने भागने की कोशिश की उन पर गोली भी चलाई गई। बाद में उन सबको इलाज के लिए अस्पताल भी भेज दिया गया। थाने पहुंचकर दक्ष ने सभी स्मगलरों की जमकर कुटाई की। कुछ ने जबान खोली और कुछ के साथ दक्ष सख्ती से पेश आया तो उन्होंने भी अपनी जबान खोल दी और सब उगल दिया। अब इंस्पेक्टर दक्ष को सुनील के खिलाफ सबूत मिल गए थे लेकिन दक्ष को अभी भी संतुष्टि नहीं थी। वो और भी सबूत सुनील के खिलाफ इकट्ठा करना चाहता था। ये खबर जब सुनील तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और दक्ष की जान लेने को एक बार फिर से आग बबूला हो गया। बौखलाहट में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी तरह शाम हुई और रात भी हो गई लेकिन सुनील का गुस्सा है कि ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी सुनील के पास रंगा आकर बोला, बोस, जो हमारे क्लब में एक आदमी आता है वो ही पुलिस का खबरी है और वो हरामजादा सीआईडी में है। उसने ही इंस्पेक्टर दक्ष को खबर पहुंचाई थी और तो वो ही मारिया का आशिक भी है। मारिया भी इंस्पेक्टर दक्ष से मिली हुई है। बस इतना ही पता चला है और भी खबर मिलते ही आप तक फौरन पहुंचाता हूँ। अच्छा, तो इंस्पेक्टर दक्ष सीआईडी ऑफिसर हरजीत के दम पर इतना उछल रहा है, जल्दी से पता करो और मुझे बताओ कि हरजीत के घर में कौन कौन है। अभी उसकी सब हेकड़ी निकालता हूँ। बच्चू मुझसे पंगा लेने चला है, वो अभी जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। उसके जैसों को तो मैंने अपने जूतों की नोक पर रखता हूँ। सुनील बोला, यस बॉस, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं भी बिल्ला को वहाँ भेजकर उसकी मुखबरी करवाता हूँ। देखते हैं बच्चू कब तक बसता है। कल शाम तक आपके पास हर खबर मौजूद होगी। रंगा बोला, अब तुम जाओ और जल्दी पता करके मुझे सब कुछ आकर बताओ। सुनील बोला, यस बॉस, और इतना कहकर रंगा चला गया। इधर हरजीत ने दक्ष से कहा, दक्ष तुम सुनील के खिलाफ वारंट निकलवा लो और उसे जेल में ठूस दो। बहुत अच्छा मौका है ये। लेकिन भैया, अभी उसकी काली कमाई का हम लोगों के पास कुछ ही हिस्सा आया है, अभी और भी बाकी है। उसने बहुत से लोगों के साथ धोखा किया है। जरा और सबूत मिल जाए फिर खिलाता हूँ उसे जेल की हवा और फिर जेल में ठूसूंगा। दक्ष बोला, लेकिन तब तक देर ना हो जाए, कहीं वो तुम्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। हरजीत बोला, आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। दक्ष बोला, लेकिन अपना ध्यान रखना, वो कुछ भी कर सकता है, बौखलाया हुआ है। हरजीत बोला, जी आपकी बात पर ध्यान दिया जाएगा। दक्ष बोला, और सुनो, अब चिंकी तुम्हारे घर में रह रही है, ये खबर उसे भी लग गई होगी, उसका भी ध्यान रखना, वो जरूर कोई ना कोई साजिश रच रहा होगा। हरजीत बोला, जी भैया, हाँ, इसलिए मैंने घर पर भी 4 हवलदारों को तैनात कर दिया है। दक्ष बोला, फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।